BRS के कारगुजार सदर KTR ने नामवर खानदान ख्वाजा मोइजुद्दीन के दिन दहाड़े कत्ल की मजम्मत करते हुए हुकूमत से ख्वाजा मोइजुद्दीन के अफराद खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने का मुतालबा किया है। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ने वाले एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन का 23 मई को दिन दहाड़े कत्ल किया गया। BRS के कारगुजार सदर KTR ने पार्टी कायदीन RS प्रवीण कुमार, तलासानी श्रीनिवास यादव व दीगर के हमरा ख्वाजा मोइजुद्दीन के घर पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। साबिक़ वज़ीर ने इस मौके पर कहा कि मरहूम एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन ने उनकी जान को खतरा होने का खदशा जाहिर करते हुए पुलिस में कई मरतबा तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मांगा था मगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। KTR ने इनके कत्ल के लिए रियासती वज़ीर दाखिला को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ख्वाजा मोइजुद्दीन के ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो वज़ीर आला से ये मुतालबा करते हैं कि वो मरहूम एडवोकेट के बेटे फरहान और दीगर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि अगर हुकूमत मुतासिरा ख़ानदान की हिफाजत नहीं करती है तो BRS सिक्योरिटी फराहम करने को तैयार है। KTR का कहना था कि कत्ल के जिम्मेदारान को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कार्रवाई की जाए और खातियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 3 साल जो 2.5 साल जो कांग्रेस की हुकूमत है, इसमें आज हर कोई क्राइम रेट बढ़ गया, खुल्लम खुल्ला आज ये धमकियां दिए जाते हैं और मर्डर भी हो जाते हैं। बस हमारा इतना ही मांग है, मैं इसको ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा। तब जबकि गुनहगार जो है दोनों भी आज कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, जो भी लीडर हैं, जो भी इसके पीछे हैं, उनको सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ पनिशमेंट जो भी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू करना चाहिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिठाना चाहिए और साथ ही साथ फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहिए। बस यही हमारी डिमांड है। बोलूंगा क्योंकि अभी तो तहकीकात चल रही है। पहली बात आज फैमिली की हिफाजत की बात है, उसके हद तक आज बात करते हैं। आगे जाके क्या होगा, गवर्नमेंट का क्या रवैया रहेगा, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं देती है तो अगर फरहान भाई मंजूर उनको मंजूर है तो हम प्राइवेट सिक्योरिटी लगाने के लिए भी हम तैयार हैं। IT कंपनी में काम का शदीद दबाव, तवील औकात और मुसलसल जहनी तनाव से तंग आकर खातून ने नौकरी छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। महाना 60,000 रुपये कमाने वाली खातून का कहना है कि जहनी सेहत पैसे से कहीं ज़्यादा अहम है। कॉरपोरेट दुनिया की चमक दमक, भारी तनख्वाहें और बड़ी बड़ी डिग्रियों से ज़्यादा जहनी सेहत अहमियत रखती है। बेंगलुरु के सिलिकॉन वैली में एक खातून ने IT कंपनी की नौकरी छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाने का ऐसा फैसला किया है जिसने सिर्फ लोगों को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर खातून की कहानी वायरल हो रही है। वीडियो में खातून को ये कहते सुना जा रहा है कि वो एक मारूफ IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम कर रही थी, लेकिन उस मुलाजिमत की वजह से खातून की ज़िंदगी एक ऐसे दायरे में कैद होकर रह गई थी जहां सिर्फ डेडलाइंस थे, प्रोजेक्ट का प्रेशर था और टारगेट था। दिन का बेशतर हिस्सा कंप्यूटर स्क्रीन और AC कमरों में ही गुजरता था और वो अंदरूनी तौर पर सख्त जहनी तनाव और बेचैनी का शिकार थी। खातून ने बताया कि उन्होंने जुर्रतमंदाना फैसला लिया और मुलाजिमत से इस्तीफा देकर IT के शोबे को हमेशा के लिए खैर आबाद कहा और ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर अपनी नई पहचान बनाई। बहुत से लोगों के लिए ये सोचना महाल है कि एक IT प्रोफेशनल माहाना लाखों कमाने के बाद सड़कों पर ऑटो चलाएगा तो उसकी आमदनी कितनी होगी, लेकिन खातून ने बताया कि वो माहाना 60,000 रुपये तक के कमा लेती हैं। उनका मानना है कि आमदनी में जो बरकत और सुकून है वो कॉरपोरेट ऑफिस की भारी तनख्वाह में कहीं गुम हो चुका था। खातून ने ये भी बताया कि IT की नौकरी में काम का दबाव था और काम के औकात मुतय्यन थे, लेकिन जब वो ऑटो चला रही हैं तो वो अपनी मर्जी से काम करती हैं, जब चाहे काम शुरू करती हैं और जब चाहे उसे ख़त्म कर देती हैं और उन्हें अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए भी वक्त मिल जाता है। सबसे अहम पहलू खातून की जहनी कैफियत है। वो बताती हैं कि सड़कों पर लोगों के दरमियान सफ़र करना, बदलते हुए मनाज़र देखना, लोगों से बराह रास्त मेल जोल ने उनकी ज़िंदगी में ताज़गी भर दी है। खातून की ये कहानी महज एक पेशा वाराना तब्दीली नहीं है, बल्कि एक तहरीक की भी हैसियत रखती है। खातून ने साबित किया है कि कोई भी पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता। आज वो बेंगलुरु की सड़कों पर खुद एतमादी के साथ ऑटो चला रही हैं। ये वाक़या कॉरपोरेट सेक्टर में बढ़ते हुए बर्नआउट और जहनी दबाव पर एक खुला तबसरा है।
जो प्रोफेशनल जिंदगी इंसान की खुशी छीन ले तो फिर रास्ता बदलने में ही दानिशमंदी है। खातून के इस फैसले को सोशल मीडिया पर सराहा जा रहा है। लोग इसे बहादुरी और खुद आगाही का बेहतरीन नमूना करार दे रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने भारत राष्ट्रीय समिति के साबिक रुकन असम्बली बालका सुमन को इश्तियाल अंगेज तकारीर और तशद्दुद पर उकसाने के इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया। जरा ने बताया है कि हैदराबाद पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तलात और सबूतों की बुनियाद पर साबिक एमएलए बालका सुमन को तेलंगाना भवन से हिरासत में लिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही बीआरएस के कारकुन बड़ी तादाद में पार्टी दफ्तर पहुंच गए और पुलिस की गाड़ी के सामने रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। तेलंगाना भवन के बाहर काफी देर तक माहौल कशीदा रहा। शदीद मज़ाहमत और हंगामे के बावजूद पुलिस बालका सुमन को अपनी तहवील में लेने में कामयाब रही और उन्हें नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक साबिक एमएलए बालका सुमन पर हुकूमत और अवामी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने बीआरएस कारकुनों को अस्करियत पसंदाना कार्रवाइयों के लिए उकसाया, अवामी निज़ाम में खलल डालने की भी ताकीद की। साबिक एमएलए ने कारकुनान से कहा कि वो रेल की पटरियों पर धरना देकर रेल खिदमात को मुअत्तल करें और उनकी इस तबसरों और ताकीद की वजह से अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा था। पुलिस हुकाम का कहना है कि किसी भी सियासी लीडर को इश्तियाल अंगेज़ी के जरिए शहर का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बालका सुमन की जानिब से अवामी अमला को नुकसान पहुँचाने की ताकीद कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है, लिहाजा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने गंडीपेट मंडल के पिपलगुड़ा और नरसिंगी गांव में वाक़े मुश्किल चेरों पर किए गए गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करते हुए तालाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाड़ लगाने का काम शुरू किया। हैदराबाद के अतराफ वकनाफ में सरकारी ज़मीनों और तालाबों पर कब्जे के खिलाफ हाइड्रा का ऑपरेशन जारी है। इस बार कार्रवाई का मरकज़ गंडीपेट मंडल के पिपलगुड़ा और नारसिंगी गांव में वाक़े मुश्किल चेरू रहा। हाइड्रा ने करोड़ों की मालियत की ज़मीन को कब्जे से आज़ाद करवा कर तालाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाड़ लगाने का काम शुरू किया। हाइड्रा के अहदेदारों ने तालाब पर किए गए गैर कानूनी कब्जे बर्खास्त करते हुए तालाब की 5,500 करोड़ रुपये मालियती अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तालाब का कुल रकबा 52.2 एकड़ है, जो मुकम्मल तौर पर FTL है। दिलचस्प बात यह है कि गांव के रिकॉर्ड के मुताबिक ये रकबा 59.1 एकड़ पर मुहित है। कुछ निजी रियल्टर्स ने तालाब की तरक्की के नाम पर और CSR फंड्स का सहारा लेते हुए तालाब के बीचों बीच कुछ तामीर करने की कोशिश की और 34.2 एकड़ ज़मीन को हड़पने का मंसूबा बनाया। इतना ही नहीं, तालाब की ज़मीन पर झोपड़ियाँ तामीर करवा कर उसे गरीबों का नाम दिया गया ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। हाइड्रा ने रिहायशियों को इनखला के लिए 2 माह का वक्त दिया था, जिसके बाद लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर उस जगह को खाली कर दिया। हाइड्रा ने तालाब के बीचों बीच गैर कानूनी पुश्ते को भी ज़मींदोज़ कर दिया और अब पूरी 52.2 एकड़ अराजी के गिर्द बाड़ लगाई जा रही है ताकि मुस्तक़बिल में कब्जे को रोका जा सके। आपको ये भी बता दें कि मुश्किल चेरों की ज़मीनों में से 20.2 एकड़ ज़मीन हुकूमत की मिल्कियत है, जबकि बाकी हिस्सा एक्सल पट्टा ज़मीन है। हाइड्रा के मुताबिक उस इलाके में की गई कोई भी तामीराती सरगर्मी क़वानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है। रियासत महाराष्ट्र के ज़िले वाशिम में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अफराद को 23,50,000 रुपये मालियत के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ज़रा ने बताया कि वाशिम में एक चौंका देने वाले वाक़े में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अफराद 23,50,000 रुपये मालियत के जाली नोटों के साथ पकड़े गए। ये गिरोह जाली नोटों को असली बताकर उसे मार्केट में चलाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान वाशिम के एक पेट्रोल पंप पर ईंधन डलवाने के लिए रुके, जहां उन्होंने अदायगी के लिए जाली नोटों का इस्तेमाल किया। पेट्रोल पंप के मुलाजमीन को नोटों पर लिखे हुए अल्फाज पर शुबा हुआ। जब उन्होंने नोटों को गौर से देखा तो उन पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया दर्ज था। मुलाजमीन ने फौरी तौर पर मुकामी पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए उन 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 23,50,000 रुपये मालियत के जाली नोट बरामद किए गए हैं। इब्तदाई तहकीकात कहती है कि ये गिरोह हैदराबाद से आया था और मुख्तलिफ इलाकों में इन जाली नोटों को
खर्च करने की कोशिश में था। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि ये नोट कहां छापे गए और इस गिरोह के पीछे कौन कौन से बड़े नाम मुलविस हैं। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि क्या ये गिरोह इससे कबल भी किसी शहर में इस तरह की वारदातें अंजाम दे चुका है। ये वाक़या आवाम के लिए एक इंतबाही है कि लेन देन के दौरान नोटों की अच्छी से जांच पड़ताल करें। खासतौर पर रात के वक्त या मसरूफ मुकामात पर पैसों का लेन देन करते वक्त एहतियात बरतें। पुलिस हुकाम के मुताबिक उन्हें इतला मिली थी कि कुछ लोग पेट्रोल पंप पर जाली नोट इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी टीम ने फौरन मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान सिर्फ एक तरबियती प्रोग्राम नहीं है, बल्कि बीजेपी के कारकुनान के लिए अपने नजरियात को गहराई से समझने का एक नादर मौका है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तंजीमी बुनियादों को मजीद मजबूत करने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत पार्टी कारकुनों को नजरियाती शफाफियत और अवामी खिदमत के जज्बे से हम आहंग करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी कायदीन के मुताबिक इस मुहिम के जरिए पार्टी का मकसद अपने कैडर को नज़्म ज़ब्त और अवाम की खिदमत के उसूलों पर कारबंद करना है। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने पार्टी की इम्तियाजी हैसियत को उजागर करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दीगर तमाम सियासी जमातों से अलग है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत पार्टी का कैडर है और पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाली नहीं है, बल्कि ऐसी मुखलिस है कि वो ऐसे कारकुन तैयार करती है जो समाजी खिदमत के जज्बे और मादर वतन के लिए अटूट लगन के साथ काम करते हैं। बीजेपी की ये मुहिम तेलंगाना में पार्टी की जड़ें मजबूत करने की एक कड़ी मानी जा रही है। पार्टी क़यादत का कहना है कि एक मजबूत कैडर ही मुश्किल वक्त में पार्टी की रीढ़ की हड्डी साबित होता है। कारकुनों की तरबियत का मकसद अवाम के साथ बेहतर राब्ता कायम करना है ताकि उनके मसाइल को मौसर तरीके से हल किया जा सके। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हैदराबाद के एडवाइजरी पैनल के रुकन डॉक्टर मोगलापल्ली उपेंद्र ने एक वक्त के हमरा तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। जरा ने बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हैदराबाद के एडवाइजरी पैनल के रुकन डॉक्टर मोगलापल्ली उपेंद्र ने आज लोक भवन में रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कई अहम शख्सियात भी मौजूद थी। जरा के मुताबिक ये एक खैर सगाली मुलाकात थी जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ उमूर और रियासत में सकाफती व फनी सरगर्मियों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। अगरचे इस मुलाकात की तफसीली एजेंडा की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई है, ताहम यह ख्याल किया जा रहा है कि CBFC के एडवाइजरी पैनल के रुकन की हैसियत से डॉक्टर उपेंद्र ने रियासत में फिल्म सर्टिफिकेशन के अमल, मियारी सिनेमा के फ़रोग़ और अवामी सकाफ़त से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से गवर्नर को आगाह किया। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने वफ्द के अरकान की बात को गौर से सुना और रियासत में फिल्मी सरगर्मियों के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार भी किया। संगारेड्डी जिले के पठानचेरू में डेकोरेशन सप्लाईज के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। गोदाम में रखा लाखों रुपये मालियती सामान जलकर खाकसतर हो गया। जरा ने बताया कि संगारेड्डी जिले के पठानचेरू टाउन में आज उस वक्त भगदड़ मच गई जब एक डेकोरेशन सप्लाईज के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी शदीद थी कि दूर से ही धुएं के बादल नजर आ रहे थे। मुकामी इंतजामिया और आतिशफरो अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने के इक़दाम किए गए। गोदाम में मौजूद आराइशी सामान, प्लास्टिक और दीगर आतिशगीर अशिया की वजह से आग ने देखते ही देखते खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली थी। आतिशज़दी के इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम गोदाम में रखा लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर खाकसतर हो चुका है। पठानचेरू पुलिस ने भी इस वाक़े का इल्म होने पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और बतौर एहतियात करीबी दुकानात और रिहायशी इमारतों को भी खाली करवाया। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। TPCC के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने मेदक के MLA रोहित राव से मुलाकात की और उन्होंने नौ मुंतखब MLA को सियासत में बका और कामयाबी के गुर सिखाए।
ذرائع نے بتایا کہ کانگریس کے سینئر لیڈر جگا ریڈی اور میدک کے رکن اسمبلی روہت راؤ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران جگا ریڈی نے نومنتخب MLA کو کئی مشورے دیے۔ اس موقع پر معروف سیاسی شخصیت مینمپلی ہنمنت راؤ بھی موجود رہے۔ جگا ریڈی نے روہت راؤ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی پہلی جیت کو بھول جائیں اور اگلی جیت پر توجہ مرکوز کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ سیاست میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے محض ایک بار جیتنا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسری بار کی کامیابی ہی ایک سیاستدان کے مستقبل کا اصل فیصلہ کرتی ہے۔ جگا ریڈی نے روہت راؤ سے کہا کہ اگر وہ سیاست میں اپنا نام اور مقام بنانا چاہتے ہیں تو دوسری بار بھی ان کا جیتنا لازمی ہے۔ انہوں نے روہت راؤ کو آنے والے انتخابات کی تیاری اسی شدت اور عزم کے ساتھ کرنے کو کہا ہے جیسے انہوں نے پہلی مرتبہ کی تھی۔ ملاقات کے اختتام پر روہت راؤ نے جگا ریڈی کو اپنے گھر پر مدعو کیا۔ TRS کی صدر کے کویتا نے معین آباد کے دورے کے موقع پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے آج معین آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے آئین ہند کے معمار ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے اپنی پارٹی کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے کہ کویتا نے کہا کہ ان کی سیاست کا محور ہمیشہ عوامی مسائل کا حل اور ان کی ترقی رہا ہے۔ کہ کویتا نے اپنے پیغام میں چلکور بالاجی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ چلکور بالاجی کے فضل و کرم سے ہی وہ عوام کی بہتری کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھیں گی۔ کہ کویتا نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے افکار ہمیشہ انہیں عوام کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتی رہی ہے۔ تلنگانہ کے ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے کوکٹ پلی ڈپو میں تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے بیڑے میں شامل 60 نئی الیکٹرک بسوں کا باضابطہ افتتاح کیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے عوامی سہولیات اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے ایک اور قدم اٹھایا گیا۔ ریاستی وزیر برائے ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کوکٹ پلی ڈپو میں RTC کے بیڑے میں شامل 60 نئی الیکٹرک بسوں کا باضابطہ افتتاح کیا۔ ان 60 الیکٹرک بسوں کی شمولیت کے ساتھ ہی RTC اب پائیدار اور آلودگی سے پاک نقل و حمل کی جانب گامزن ہے۔ یہ بسیں نہ صرف کاربن کے اخراج کو کم کریں گی بلکہ ایندھن کے اخراجات میں بھی خاطر خواہ کمی لائیں گی۔ یہ جدید الیکٹرک بسیں آرام دہ نشستوں اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں جن کا مقصد شہریوں کو محفوظ اور بہترین سفری تجربہ فراہم کرنا ہے۔ کوکٹ پلی ڈپو کو الیکٹرک بسوں کے لیے ضروری چارجنگ انفراسٹرکچر کے ساتھ اپ گریڈ کیا گیا ہے تاکہ بسوں کو بلا تعطل خدمات فراہم کرنے میں مدد مل سکے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کے عوام کو عالمی معیار کی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ الیکٹرک بسیں نہ صرف ماحول کے لیے بہتر ہیں بلکہ یہ RTC کو مالی طور پر مستحکم بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گی اور آنے والے وقت میں پورے تلنگانہ میں بسوں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KTR نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس کی مرکزی قیادت پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ BRS ریاستی حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف خاموش نہیں رہے گی۔ BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر KTR نے تلنگانہ کانگریس حکومت، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس کی مرکزی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریونت ریڈی ریاستی مفادات کے بجائے ہائی کمانڈ کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ KTR نے کہا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے مطالبات کے حق میں دہلی کے جنتر منتر پر احتجاجی دھرنا دیں گے۔ KTR نے کہا کہ BRS حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف خاموش نہیں بیٹھے گی۔ انہوں نے راہل گاندھی اور کانگریس کی مرکزی قیادت کو بھی براہ راست تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ سابق وزیر نے مطالبہ کیا کہ Jio 17 کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ انہوں نے تنبیہ کی کہ جب تک ریونت ریڈی ہوش میں نہیں آتے اور اپنی پالیسیوں میں تبدیلی نہیں لاتے تب تک BRS کی جدوجہد جاری رہے گی۔ KTR نے مطالبہ کیا کہ SC/ST طبقات کے لیے 30% اور پسماندہ طبقات کے لیے 42% تحفظات کو فوری طور پر نافذ کیا جائے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد کے ممتاز خانوندہ خواجہ معیز الدین کے قتل کے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے حکومت اور پولیس سے قاتلوں کو
सख्त सजा दिलवाने का मुतालबा किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम दारुस्सलाम में ईद मिलाद तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर खिताब करते हुए हैदराबाद के मुमताज़ ख़ानदान ख्वाजा मोइज़ुद्दीन के कत्ल के वाक़े की सख्त अल्फाज में मसम्मत की। उन्होंने हुकूमत और पुलिस से मुतालबा किया कि वो कानून के दायरे में खातियों को सख्त सज़ा दिलवाएं। आपको याद दिला दें कि 23 मई को सुबह सवेरे एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन पर उनकी रिहाइशगाह के करीब गाड़ी चढ़ाकर उनका कत्ल किया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस वाक़े को एक बड़ी साजिश करार दिया। उनका कहना था कि ज़िलहज के मुक़द्दस महीने में कत्ल करवाया गया। जो जालिम है उनकी दीन व दुनिया दोनों बर्बाद हो गई हैं। बरोज़ क़यामत मक़तूल अर्श के साए में अल्लाह से इंसाफ तलब करेगा, उस वक्त उनका कोई मददगार नहीं होगा। साबिक़ वज़ीर व BRS MLA हरीश राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रियासती हुकूमत पर इंतखामी सियासत के तहत तालीमी शोबे को तबाह करने का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ BRS ने एक और महाज खोला है। साबिक़ वज़ीर व सीनियर रहनुमा हरीश राव ने सिद्दीपेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती तालीमी निज़ाम की ज़बूहाली पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में रियासत का तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हो चुका है। साबिक़ वज़ीर ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना के 33 अजला में से फ़िलहाल सिर्फ 3 अजला में ही मुस्तकिल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स मौजूद हैं। बाकी 30 अजला में ये आसामियाँ खाली पड़ी हैं, जिसके बाद तालीमी उमूर ठप होकर रह गए हैं। उनका कहना था कि उन ओहदों का इजाफी चार्ज एडिशनल कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर्स और दीगर IAS अफसरान को दिया गया है, जो अपनी मसरूफियात के बाद तालीमी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। हरीश राव ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि सियासी इंतखाम की आग में जलते हुए कांग्रेस ने पिछली BRS हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोग्राम मनाउरू मनाबडी को भी अचानक बंद कर दिया है, जिससे स्कूलों की तरक्की का सफ़र रुक चुका है। उनका कहना था कि अगर हुकूमत चाहे तो स्कीम का नाम बदल दे, लेकिन स्कूलों की तामीर व तरक्की का काम हरगिज़ न रोके। हरीश राव के मुताबिक अब स्कूलों में एक नया कमरा जमात भी तामीर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने असातिज़ा के मसाइल पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से असातिज़ा शदीद माली बहरान का शिकार हैं। स्कूलों में सफाई करने वाले मुलाजमीन के गुज़िश्ता साल के 4 माह और रवां साल के 4 माह के बिल ताहाल ज़ेरे इल्तिवा हैं। उन्होंने बताया कि असातिज़ा के बकायाजात और रिटायरमेंट के फ़वाइद अदा न करके हुकूमत उन्हें शदीद ज़हनी और माली अज़ियत में मुब्तला कर रही है। हरीश राव ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर 30 अजला में मुस्तकिल DOs की तकर्री करे, ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी को यकीनी बनाए और स्कूलों की ताख़ीर के कामों को बिला ताख़ीर दोबारा शुरू करे। रियासती वज़ीर बराए माल व महसूलात P श्रीनिवास रेड्डी ने बंजारा हिल्स के रोड नंबर 10 पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस और इंटीग्रेटेड सब रजिस्ट्रार ऑफिस की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। रियासती हुकूमत ने अवाम को तेज़ रफ्तार और शफाफ खिदमात फराहम करने की जानिब एक और अहम कदम उठाया है। वज़ीर बराए माल व महसूलात P श्रीनिवास रेड्डी ने आज हैदराबाद में बंजारा हिल्स के रोड नंबर 10 पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस और इंटीग्रेटेड सब रजिस्ट्रार ऑफिस की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। ये इमारत तमाम ज़रूरी सहूलियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस होगी, ताकि दस्तावेज़ात की रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़, शफाफ और आसान बनाया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी का कहना था कि हुकूमत का अज़्म है कि अवाम को सरकारी दफातर के चक्कर न काटना पड़े। इंटीग्रेटेड सब रजिस्ट्रार दफातर का क़याम इसी सिलसिले की एक कड़ी है, ताकि रजिस्ट्रेशन खिदमात में किसी भी किस्म की रुकावट पैदा न हो। शफाफियत और तेज़ रफ्तार खिदमात ही हुकूमत का मंशूर है। इस संग बुनियाद तकरीब में वज़रा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा MP अनिल कुमार यादव, MLC अरंकी दयाकर, MLA दानम नागेंदर, MLA नवीन यादव व दीगर ने शिरकत की। हज की सादत हासिल करके वतन वापस होने वाले जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनके सामान के हवाले से गैर मुतवक्को सूरत हाल का सामना रहा। हुजाज ने एयरपोर्ट पर इंतज़ामिया के रवैये के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। हज बैतुल्लाह की अदायगी के बाद जिद्दा से श्रीनगर जाने वाली परवाज़ के मुसाफिरीन को उस वक्त शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा जब उन्हें अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियरेंस के बाद ये कहकर रोक लिया गया कि वो अपना कुछ सामान साथ नहीं ले जा सकते। हुजाज का कहना है कि उन्होंने बैनुल अक़वामी परवाज़ के उसूलों के मुताबिक 40 किलोग्राम सामान की इजाज़त के लिए
باقاعدہ ادائیگی کی تھی. تاہم ایئرپورٹ حکام نے انہیں اچانک اطلاع دی کہ اب صرف 35 کلو گرام سامان ہی ہوائی جہاز میں لے جانے کی اجازت ہوگی اور باقی سامان بذریعہ سڑک کشمیر بھیجا جائے گا. حجاج نے اس فیصلے پر شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر انہوں نے ہوائی سفر کے لیے مطلوبہ رقم ادا کی ہے تو پھر ان کا سامان بذریعہ سڑک کیوں بھیجا جا رہا ہے. انہوں نے اسے کشمیری حجاج کے ساتھ امتیازی سلوک قرار دیا اور کہا کہ پہلے ہی زیادہ کرایہ ادا کرنے کے باوجود انہیں اس قدر اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے. صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب کئی حجاج نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ان کا پورا سامان ان کے ساتھ ہی پرواز میں بھیجا جائے. احتجاج کرنے والے حجاج کا کہنا تھا کہ جب تک ان کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتا وہ ایئرپورٹ سے نہیں ہٹیں گے. حجاج اکرام کی جانب سے اس مسئلے پر ایئرپورٹ انتظامیہ سے فوراً مداخلت اور مسئلے کے حل کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ وہ بحفاظت اپنے مکمل سامان کے ساتھ اپنے گھر کو پہنچ سکیں. راجستھان کے صحرائی اضلاع چورو اور بیکانیر میں چلنے والے شدید گرد آلود طوفان نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیے. طوفان کے بعد ہونے والی تیز بارشوں نے لوگوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا. ذرائع نے بتایا کہ راجستھان کے صحرائی اضلاع ایک بار پھر قدرت کے غیظ و غضب کا شکار ہے. چورو اور بیکانیر میں شدید گرد آلود طوفان نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیے. طوفان کے بعد تیز بارش ہوئی اور رہائشی علاقوں میں گھروں کے اندر تک ریت جمع ہو گئی جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا. بتایا جاتا ہے کہ طوفان کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دوپہر کے وقت بھی ہر طرف اندھیرا چھا گیا. گرد آلود آندھی کے فوراً بعد تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی. جہاں ایک جانب بارش سے گرمی میں کچھ کمی آئی وہیں دوسری جانب گھروں کے اندر اور گلیوں میں ریت کے ڈھیر لگ گئے. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ طوفان کی وجہ سے ان کے گھروں کی چھتیں کھڑکیاں اور دروازے تک ریت سے بھر گئے اور گھریلو ساز و سامان کو شدید نقصان پہنچا. محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تیز ہواؤں کے زیر اثر آنے والے دنوں میں بھی گرد آلود آندھی اور ہلکی تا درمیانی بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. وہیں انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی ہے. سیف آباد پولیس نے بین ریاستی منشیات فروخت کرنے والے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے لکڑی کا پل کے قریب سے 21 کلو سے زائد گانجا ضبط کیا. گانجا ممبئی منتقل کرنے والی 2 خواتین کو گرفتار کر لیا. حیدرآباد کی سیف آباد پولیس نے بین ریاستی گانجا اسمگلنگ کے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے اور پولیس نے 21 کلو 251 گرام گانجا ضبط کر لیا ہے جس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی گئی ہے. سیف آباد پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ کچھ افراد بھاری مقدار میں منشیات کی منتقلی کر رہے ہیں. اس اطلاع پر سب انسپکٹر ایم سوامی کی قیادت میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جس کے بعد ٹیم نے لکڑی کا پل ریلوے اسٹیشن کے پارکنگ ایریا میں نگرانی شروع کی. بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے 2 مشتبہ خواتین کو پکڑا جو 3 بڑے بیگز لے کر پرائیویٹ ٹریولز کی پارکنگ کے پاس موجود تھی. تلاشی کے دوران ان بیگ سے گانجے کے 19 پیکٹ برآمد ہوئے جن کا کل وزن 21 کلو 251 گرام تھا. ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے اعتراف کیا کہ انہوں نے گانجا وشاکھاپٹنم کے ایک سپلائر سے حاصل کیا ہے اور وہ اسے فروخت کے لیے ممبئی لے جا رہے تھے. انہوں نے اپنے 2 دیگر ساتھیوں کا بھی نام لیا جو کہ فی الحال مفرور ہیں. سیف آباد پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تفتیش ایڈیشنل انسپکٹر این راجندر کے حوالے کر دی گئی ہے. پولیس حکام نے بتایا کہ گرفتار خواتین کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے جبکہ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری ایڈوانس کیتھ لیب MRI آپریشن تھیٹر ICU 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور